प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों को जीव विज्ञान की विषय सूची मतलब सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको इससे पूरे पुस्तक की एक रूपरेखा के बारे में पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितने समय तक हमको पढ़कर उसे ख़त्म करना है और फिर रिवीजन के लिए कितना समय चाहिए। इसका एक आंकड़ा, इसका एक अनुमान हम विषय सूची से लगाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो अध्याय है, कुल 6 अध्याय हैं आपके जीव विज्ञान में जिन्हें कि आपको पढ़ना है। और इसमें से जो पहला अध्याय है, जो प्रथम अध्याय है, उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है बच्चों? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम लोग को उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है जो किसी सजीव के जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सजीवों और निर्जीवों को हम प्रतिदिन प्रतिपल अवलोकन करते हैं, लेकिन कैसे हम पता करते हैं कि यह सजीव है और यह निर्जीव है? निश्चित ही इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं को हम आधार मानते हैं और उसी आधार और उसी कसौटी पर कसते हुए हम ये तय करते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो इसमें सजीव के प्रक्रम में जो हमको कुछ प्रक्रम जो पढ़ना है, कुछ प्रक्रियाओं जिसका कि हमको अध्ययन करना है, वह है पोषण, जिसमें कि हम जानेंगे पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, पोषण के चरण क्या होते हैं, एक कोष की जीवों में पोषण कैसे होता है, बहुकोष की जीवों में पोषण कैसे होता है, स्वपोषी, परपोषी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है। बच्चों, पोषण के अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उन भोज्य पदार्थों का निम्नीकृत होता है और उसके बाद उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उनका जो होता है निम्नीकृत द्वारा उनको ब्रेक डाउन कर उनको तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है। तो श्वसन में जो मुक्त हुई ऊर्जा है वो क्या होती है? हमें विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम किसी कार्य को कर या संपादित नहीं कर सकते। तो श्वसन में ये ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, इन घटनाओं के, इन प्रक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बाद पढ़ेंगे जो है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में कि वृक्ष पेड़ पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है, वो कौन से अंग होते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो कौन सी संरचना होती है जो पौधों में स्थानांतरण करती है भोज्य पदार्थों का। कैसे पत्तियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ जड़ों तक चला आता है या कैसे जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक चला जाता है, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मानव में रुधिर परिसंचरण कैसे देखेंगे कि हमारा हृदय काम कैसे करता है, रुधिर का हमारे पूरे शरीर में सिरा और धमनियों के द्वारा हृदय की क्रियाविधि से कैसे परिसंचरण होता है, ऑक्सीजन कैसे प्रवहित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इन सब बातों को भी हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग उत्सर्जन भी समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, कैसे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, हमारे शरीर में वृक्क अर्थात किडनी का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसको हम लोग समझेंगे इसी अध्याय में जैव प्रक्रम में। बच्चों, जैव प्रक्रम के बाद जो हमारा दूसरा अध्याय है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं। और अब हम जो दूसरा अध्याय देखने जा रहे हैं उसका नाम है
नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब होता है बच्चों, हमारे शरीर में अगर कोई भी क्रिया, कोई भी गतिविधि अगर नियंत्रण में होती है, एक नियंत्रित होती है, तो उसका बच्चों हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। उसका हमको अगर कोई प्रक्रिया अनियंत्रित गति से हो जाए तो हमें निश्चित रूप से हानि पहुंचाती है। और नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु उनके मध्य समन्वय का होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए अगर चलते समय अचानक कोई सर्प दिखे, सांप दिखे, तो बच्चों आँख का काम है उसको देखना, कान से नहीं देखा जाएगा, आँख का काम है देखना। अब आँख ने उसको देखा तो आँख देखकर भाग नहीं जाएगा बच्चों, आँख वो सूचना किसको देगा? मस्तिष्क को देगा। और मस्तिष्क में जो लेकर सूचना जा रही है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और मस्तिष्क उस सूचना के आधार पर जैसी सूचना पहुंचाई गई है वो आदेश देता है। वो कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, और आदेश किसको देगा? पैर को, कि भैया 120 की रफ्तार में तुम भागो यहाँ से। तो ये क्योंकि वो हानिकारक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए कई अंगों के बीच कैसे तालमेल है, कैसा समन्वय है। आँख देख रहा है, मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाया, और मस्तिष्क उस सूचना के हिसाब से आदेश दे रहा पैर को, और फिर व्यक्ति भाग। तो अब अगर इनके बीच समन्वय न हो, अब आँख ये सूचना यहाँ तक पहुँचाए ही नहीं, तो बताइए क्या कोई व्यक्ति भाग पाएगा? और उसे सर्प काट लेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवधारियों के मध्य उनके क्रियाविधि में, उनके प्रतिक्रियाओं में कैसे समन्वय होता है, कैसे नियंत्रण होता है, इसी घटना का अध्ययन हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय वाले अध्याय में करेंगे। हम देखेंगे कि पौधों में ये समन्वय पादप हार्मोन के माध्यम से होता है, और हार्मोन के माध्यम से जो समन्वय होता है वो धीमा होता है। इसीलिए पौधे किसी अनुक्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं वह धीमा देते हैं, और जबकि जंतुओं में जो समन्वय होता है वह हार्मोन के साथ साथ तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जंतुओं में पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो पौधों में नहीं मिलती हैं। और बच्चों, इसी तंत्रिका कोशिकाओं के कारण मनुष्य में त्वरित प्रतिक्रिया होती है। अगर जैसे सुई चुभती है, अगर पैर में सुई चुभ जाए तो पैर तुरंत उठ जाता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद पैर उठेगा। तो ये जो तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया होती है यह तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाविधि के कारण होती है। तो जीवों में कैसे नियंत्रण होता है और कैसे समन्वय होता है, इस बात को हम लोग अध्याय 2 में जानेंगे। यही नहीं, विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों के बारे में और उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम इसमें ये जानेंगे कि किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाएगा और किसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहा जाएगा। तो ये इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा अध्याय आता है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कोई जीव जनन कैसे करता है। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि जीव जनन क्यों करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि जनन इसलिए करते हैं कि वो हर जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसके जाति का अस्तित्व क्या है, निरंतर बना रहे, और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये अस्तित्व कभी मिटे ना, इसके लिए वो क्या करता है कि मरने से पूर्व ही अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, और जीवों द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जीवों में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, मनुष्यों में कैसे होती है, उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कब संतान लड़का पैदा होता है, कब लड़की उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पौधों में भी देखेंगे कि पौधों में जनन की क्या प्रक्रिया है, परागण क्या होता है,
इनको भी हम देखेंगे और साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके भी उपायों की चर्चा हम इसी अध्याय में करेंगे। आगे बच्चों जो चौथा हमारा चैप्टर है, चौथा अध्याय है, उसका नाम है वंशागति एवं विकास। वंशागति और विकास ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बच्चों वंशागति एवं विकास वाले अध्याय से हम ये जानेंगे कि कैसे जो संतान होते हैं वो क्यों अपने माता पिता से लक्षणों में मिलते हैं, संतानों में उनके माता पिता से लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इन्हीं बातों को हम जो है वंशागति एवं विकास वाले चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें मेंडेल के नियम, जिन्हें वंशागति का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, उनके नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मटर पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को जानेंगे और विकास इसी अध्याय का दूसरा हिस्सा है विकास। तो विकास का मतलब होता है कि बच्चों जब इस पृथ्वी का उत्पन्न हुई, पृथ्वी जब बनी तो इस तरह के प्राणी वहाँ नहीं पाए जाते थे जैसा कि आज पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, पहले सूक्ष्म जीव आए और उनसे धीरे 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 परिवर्तन होता गया, विकास होता गया और आज मानव, हाथी, घोड़ा इस तरह के तमाम तरह के विशालकाय और विकसित जीवों की उत्पत्ति हुई। तो हम इस अध्याय में समझेंगे कि वंशागति के साथ साथ जीवों का विकास कैसे हुआ, जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से लैमार्क और डार्विन नामक वैज्ञानिकों के उदाहरण जो कि उन्होंने जिराफ पर दिया था, उसके उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे का बच्चों हम लोग का जो पांचवा अध्याय है, जिसका नाम ही है हमारा पर्यावरण। तो हम लोग इस अध्याय में हमारा पर्यावरण जो है, इसमें ये जानेंगे बच्चों कि जो पर्यावरण होता है ये क्या होता है। ये पर्यावरण क्या है बच्चों, जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जो गैसीय आवरण है, जो हमें चारों तरफ से ढके हुए है, ये क्या है, पर्यावरण है। और ये पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर्यावरण से विभिन्न गैसों का हम आदान प्रदान करते हैं। तो पर्यावरण का शुद्ध होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह पर्यावरण प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। और बच्चों जो पर्यावरण है, आजकल दुर्भाग्यवश मानव की गतिविधियों के कारण, विकास के इस चक्र के कारण बड़ी तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम लोग इस अध्याय में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, अम्ल वर्षा जैसे ज्वलंत मुद्दाओं का अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं, हम इसी अध्याय में विभिन्न तरह के भू जैव रासायनिक चक्र का भी अध्ययन करेंगे, जैसे कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र और जल चक्र। तो ये चक्र कैसे होते हैं, इनका चक्रीकरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में हमारा पर्यावरण में या आवर इन्वायरमेंट में अध्ययन करेंगे। बच्चों जो हमारा बायोलॉजी का आखिरी अध्याय है, छठा चैप्टर है, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्यारे बच्चों, प्रकृति द्वारा प्रदान किए हुए जो ये स्रोत हैं, हवा, जंगल, जल, ये क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया मानव को एक उपहार है। और इसको हम लोग जो जंगल, जो हमें मिले हैं, जल, हवा, ये जो प्रकृति ने हमें दिया है, इसको हम लोग को कैसे उपयोग करना है, इसको कैसे बचाना है, ताकि हम लोग तो इसका लाभ ले ही, और हमारी जो फ्यूचर, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे उपयोग करें, कैसे बचाएं
और कैसे जो है उसकी सुरक्षा प्रदान करें उसको। जैसे बच्चों, अगर हम किसी का घर किराए पर लेते हैं तो जो मकान मालिक होता है उसको बदले में हम किराया भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और साथ ही साथ वो कहता है कि घर मकान में थोड़ा सा भी टूट फूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका पेनाल्टी लगेगा। जबकि प्रकृति हमें इन तमाम तरह के संसाधनों को देती है, जल, हवा, जंगल, न जाने क्या क्या हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। क्या कोई प्रकृति को किराया देता है? क्या प्रकृति किसी से किराया लेती है? नहीं लेती है। तो बच्चों, हमारा ये दायित्व है, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि प्रकृति के जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, जो हमें जिस रूप में मिले हैं, जिस अवस्था में मिले हैं, हम उसे उसी अवस्था में वापस कर दें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा कक्षा 10 जीव विज्ञान यूपी बोर्ड का सिलेबस है, जिसको कि आपने देखा कुल 6 अध्याय है, जिनका नाम जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, वंशागति एवं विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस तरह से 6 अध्याय हैं। बच्चों, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पर आधारित जो डीपीपी हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसको ज़रूर सॉल्व करें, उसका ज़रूर हल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि जैसे ही एनसीईआरटी का सिलेबस समाप्त होगा, आपको ये खुद महसूस होगा कि एनसीईआरटी के पुस्तक में कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है जिसका जवाब आपको न पता हो। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा और बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।